गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय में बीजगणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसे बहुपद कहते हैं, उस पर आज हम लोग ब्रीफिंग करेंगे। आज का जो सेशन होगा इसमें मैं आपको बहुपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करके बताऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग बहुपद की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि बहुपद आखिर कहते किसको हैं, है ना। तो बहुपद जानने के पहले हम लोग को थोड़ा सा चर के बारे में, अचर के बारे में और बीजीय व्यंजक के बारे में जानना होगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग व्हाइट बोर्ड से करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को चर के बारे में जानना चाहिए कि चर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, और एक और टर्म है अचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुपद को जानने या समझने से पहले चर और अचर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बीजगणित में दो तरह के टर्म यूज होते हैं। बीजगणित में दो तरह के पद यूज होते हैं, चर और अचर। तो चर जो होते हैं बीजगणित के वैसे पदों को कहा जाता है जिनका कोई निश्चित संख्यात्मक मान नहीं होता है, जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम x + 2 = 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता है, -2 आता है। कहीं पर x + 3 = 8 लिखा हुआ है, x का वैल्यू निकालते हैं तो 8 - 3 यानी x का वैल्यू 5 आता है। कहीं पर x² = 36 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, √36, और इसका वैल्यू +-6 आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x एक ऐसा पद है जिसका मान कहीं पर तो -2 हो रहा है, कहीं पर 5 हो रहा है, कहीं पर +-6 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x का कोई निश्चित संख्यात्मक मान नहीं है, बल्कि इसका मान निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी है, गणितीय परिस्थितियां किस तरह से दी गई है। तो ऐसे पदों को हम लोग चर कहते हैं, और चर को जनरली हम लोग x, y, z इन सारे टर्म से डिनोट करते हैं। यानी बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले वैसे पद जिनका कोई निश्चित संख्यात्मक मान नहीं होता और जिनका मान गणितीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसको हम लोग चर कहते हैं, और चर को जनरली x, y या z से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग अचर पे, है ना। तो अचर जो है चर का ठीक उल्टा होता है। मतलब बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले वैसे पदों को अचर कहा जाता है जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है और यह मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अचर हैं क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है। जैसे 5 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, 7/2 लिखा हुआ है, 9/11 लिखा हुआ है, -11 लिखा हुआ है, ये सभी संख्याएं हैं और इनका मान कभी नहीं बदलता है। तो ये सब जो है वो क्या है, ये सब अचर हैं। और जनरली अचर को A, B, C, D इन लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। x, y, z से जनरली हम लोग चर को रिप्रेजेंट करते हैं और a, b, c, d से हम लोग अचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चर और अचर को जानने के बाद एक नया टर्म आता है बीजीय पद। देखिए, बीजीय पद जो है इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक टर्म। तो अलजेब्राइक टर्म क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लें। देखिए, जब चर और अचर पदों को सम्मिलित रूप से लिखा जाए, और सम्मिलित रूप से लिखने में अगर हम लोग जोड़, घटाव, गुना अथवा भाग के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से, चर और अचर के मिलने से बीजीय पदों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2x, कहीं पर लिखा हुआ है 5y, कहीं पर लिखा हुआ है 3z, है ना, या कहीं पर लिखा हुआ है x/2, कहीं पर लिखा हुआ है x²/9, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो या फिर लिखा हुआ है मान लीजिए 4 + x। तो आप देख रहे हैं कि चर और अचर को अगर जोड़, घटाव, गुना या भाग के चिन्हों का प्रयोग करके अगर समेकित रूप से, सम्मिलित रूप से लिखा जाए, कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए, तो बीजीय पद बनता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय पद क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चर, अचर और बीजीय पद जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बीजीय व्यंजक की, कि बीजीय व्यंजक हमारा क्या होता है। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजक। तो देखिए, बीजीय व्यंजक जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बीजीय व्यंजक क्या है, तो देखिए बीजीय व्यंजक है बहुत सारे बीजगणितीय पदों या बीजीय पदों का एक समूह होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2x और 3y
और 5z लिखते हैं। तो आप देखिए ये भी एक बीजीय पद है, ये भी एक बीजीय पद है, ये भी एक बीजीय पद है। अगर हम इसको इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं, जोड़ का चिन्ह लगा दे रहे हैं, या मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 4xy माइनस 5z कर दिए प्लस 3x कर दिए, तो आप देख लीजिए कि जोड़ अथवा घटाव के चिन्हों का प्रयोग करके या गुना या भाग के चिन्हों का प्रयोग करके अगर ढेर सारे बीजीय पदों को एक जगह सम्मिलित रूप से लिखा जाता है तब बन जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आई थिंक बीजीय व्यंजक क्या होता है आप समझ गए। लेकिन अब जब हम लोग चर समझ गए, अचर समझ गए, बीजीय पद समझ गए और बीजीय व्यंजक समझ गए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद जो है नाम से ही लग रहा है, बहुपद यानी ढेर सारे पद होंगे इसमें। तो कैसे पद होंगे? तो बीजीय पद होंगे, यानी जितने भी बहुपद हैं वो एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसमें चर का जो घातांक होना चाहिए वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए इसमें। जैसे हम लोग बहुपद को अगर परिभाषित करने की बात करें कि बहुपद को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों के घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब वैसा पूर्णांक जो ऋण नहीं हो बल्कि या तो धन हो या शून्य हो, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं। यानी यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घातांक अगर कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, या ऋणोत्तर पूर्णांक ना बोल के हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4x² प्लस 3x माइनस 9। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो चर है वो यहाँ पर एक ही चर आपको दिख रहा है x, और यहाँ पर x का जो अगर घातांक देखते हैं तो देखिए 2 इसका घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, 1 इसका घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, और ये बहुपद का अचर पद है। अचर पद में भी हम यहाँ पर एक चर लगाकर उसका पावर 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पर 0 भी एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, या मान लीजिए हम लिखते हैं 4x³ माइनस 9x² प्लस 7x माइनस 6, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पर भी आप चर देख रहे हैं कि चर का जो घातांक चर x है, इसका घातांक 3 है, 2 है, 1 है, ये सब क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है ना। तो ये आपका बहुपद हुआ। यानी बहुपद क्या हुआ? तो बहुपद के बारे में अगर हम कहना चाहें तो बहुपद के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, या चरों के घातांक कोई पूर्ण संख्या होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के साथ जब 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है ना। तो अगर किसी बहुपद में चर का घातांक कोई पूर्ण संख्या है तो उसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बात को हम लोग को समझना होगा कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं 4x² प्लस 3√2x प्लस 9, क्या ये बहुपद है? इज इट ए पॉलिनोमियल? तो ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर √x जो है इसका अर्थ हुआ x का पावर 1/2 है ना। √x का मतलब क्या हुआ? x का पावर 1/2। आप याद रखिए कि किसी भी बहुपद का जो घातांक होना चाहिए वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, और 1/2 क्या है? ये तो एक भिन्न है, तो ये बहुपद नहीं होगा। या मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस x का पावर -2 प्लस 9, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि x का जो यहाँ घातांक है वो ऋण पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। या तो यानी कहने का मतलब है कि x का जो है घातांक चेक करना, यानी किसी चर का घातांक चेक करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 9, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 1/x² है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको क्या क्या चीज जानना जरूरी है? ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक नहीं होने चाहिए बहुपद में, यानी चर का घातांक जो है ऋणात्मक चिन्ह वाला नहीं होना चाहिए, और कोई भी पद चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये पद चर से विभाजित है, तो कोई भी पद चर से विभाजित नहीं होना चाहिए, है ना। और किसी भी चर का घातांक कोई भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए आप लोग कि अगर आपसे कोई कह दे कि ये 5 लिखा हुआ है कहीं पर, अब ये पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो निश्चित रूप से ये भी बहुपद है। अगर मान लीजिए 4/7 है, क्या ये बहुपद है? तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुपद है, क्योंकि जितनी भी अचर राशि है उसको भी बहुपद हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर 4/7 है, इसको इंटू x का पावर अगर 0 लगा दें तो इसका वैल्यू भी तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी 4/7 को 4/7 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं, या 5 है 5 इंटू y का पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो जितने भी अचर हैं वो भी एक बहुपद है, लेकिन उस बहुपद में चर का घातांक जो होगा 0 होगा। ठीक है,
जितने भी चर है, मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, या एक्स वाई लिखा हुआ है, वाई जेड लिखा हुआ है, या एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ये सब भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी जो चर के घातांक है वो क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है ना, तो ये भी एक बहुपद ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुपद क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग बहुपद के व्यापक रूप की बात करते हैं। ठीक है, कि बहुपद को हम लोग एक जनरलाइज तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक जनरल फॉर्म क्या होगा, एक व्यापक रूप क्या होगा बहुपद का, इसको हम लोग थोड़ा समझ लें। देखिए अगर मान लेते हैं कि हम किसी बीजीय व्यंजक को इस रूप में लिखें, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर इस तरह से कोई, मान लीजिए कि बीजीय व्यंजक है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस, यहां पर देख रहे हैं ए एन प्लस एक्स टू द पावर एन, और मान लीजिए और इसको आगे बढ़ाते हैं प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहां हम लोग कह सकते हैं कि ए जीरो ए वन ए टू या इसी तरह से ए एन माइनस वन ए एन, ये सब क्या है तो वास्तविक संख्याएं हैं, और ए एन नॉट इक्वल टू जीरो हो, और एन जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्तर पूर्णांक, ऋणात्तर पूर्णांक। ठीक है, तो अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में है ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, अगर इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक है तो निश्चित रूप से वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन इस बहुपद में देखिए कि चर, एकमात्र चर इसमें एक्स है, और एक्स का जो पावर है वो क्या है, एन है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, इन सभी को क्या होना चाहिए, ऋणात्तर पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ऋणात्तर पूर्णांक भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। और यहां पर एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहां पर जो एक्स टू द पावर एन जो है इसके गुणांक को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये बहुपद के पद कहलाते हैं, जैसे ए एन एक्स टू द पावर एन या ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन या ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ये जितने भी हैं सब बहुपद के पद हैं, और हर पदों में चर के पहले गुणांक लगा हुआ है। देखिए ये जो गुणांक है ए एन है, ए एन माइनस वन है या ए एन माइनस टू है या ए वन है, ये सभी गुणांक जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। और बहुपद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का घात क्या होता है, चर का जो अधिकतम घातांक होता है। यहाँ पर देखिए कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, n है, तो n जो है चर का अधिकतम घातांक है, तो ये बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर इस बहुपद को हम n घात का बहुपद कह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि n घात वाला जो मेरा पद है उसका गुणांक हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, अशून्य पूर्णांक होना चाहिए, ये अशून्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ए टू द पावर एन जो है ए टू द पावर एन सॉरी ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये बहुपद का एक व्यापक रूप है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बहुपद के प्रकार के बारे में भी देख लेते हैं। आप तो समझ गए हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात जो होता है चर का जो है अधिकतम घातांक होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसमें कहा गया है कि यदि पी एक्स एक बहुपद है तो चर एक्स बहुपद पी एक्स की में एक्स के उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स में जो चर एक्स है उसका अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। और बहुपद में घात के आधार पर है ना कितने तरह के बहुपद होते हैं, तो बहुपद के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद होता है। यानी देखिए याद रखिए आप लोग कि अगर किसी बहुपद का घात एक हो, किसी बहुपद का घात अगर एक हो तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी बहुपद का घात दो हो तो उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसको हम त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी बहुपद का घात 4 है तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद का जो नामकरण है वो उसके घातांक, उसके घात के आधार पर होता है, उसके डिग्री के आधार पर होता है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग अब इसको भी समझ लेते हैं बोर्ड पे कि बहुपद जो है में घात के आधार पर, यानी हम लोग बहुपद का क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे करते हैं। देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई बहुपद रेखीय बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेखीय बहुपद
या रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रेखीय बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो देखिए वैसा बहुपद जो f(x) अगर इस रूप में हो, ax प्लस b के रूप में हो, जहां की a और b क्या है, तो a और b वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए लिखने का तरीका है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और r फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो जहां a और b कैसी संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं हैं, और a नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो ऐसा बहुपद जो है वो रेखीय बहुपद कहलाता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि रेखीय बहुपद में जो कि ax प्लस b के फॉर्म में है, उसमें a को कभी भी नॉट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिखते हैं 2x माइनस 5, या एक बहुपद लिखते हैं 4y प्लस 7, या एक बहुपद लिखते हैं 4z माइनस 3, या एक बहुपद लिखते हैं 4x या 3y या 5z, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 5 है, a बराबर 4 है, b बराबर 7 है, a बराबर 4 है, b बराबर माइनस 3 है। इसमें देखिए कि इन तीनों टर्म में b गायब है, तो यानी b जो है वो शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन a को कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्म होता है रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब उसी तरह से होता है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद जो है, द्विघातीय बहुपद को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघातीय बहुपद कैसा बहुपद है। अगर कोई बहुपद f(x) जो है इस रूप में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, जहां a b c कैसी संख्याएं हैं, तो a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर इस रूप में कोई बहुपद है तो इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां पर एक बात याद रखिए कि इसमें b और c 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन a को जो कि x स्क्वायर का गुणांक है, इसको कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो ये एक द्विघातीय बहुपद है। इसमें a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 5 है, और c बराबर 1 है। लेकिन अगर ये इस तरह से होता कोई बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 5, तो देखिए यहाँ पर a बराबर 4 है और c बराबर माइनस 5 है, इसमें b 0 है, लेकिन फिर भी ये द्विघातीय बहुपद है। या हम लिख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद है, इसमें c गायब है, a बराबर 5 है और b बराबर 3 है। और मान लीजिए कि एक बहुपद हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, तो ये भी एक द्विघातीय बहुपद है, लेकिन इसमें a बराबर 4 है और b और c इसमें क्या है, गायब है। ठीक है, तो किसी बहुपद को द्विघातीय बहुपद होने के लिए a जो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप समझ गए द्विघातीय बहुपद। इसी तरह से मैं एक लास्ट आपको त्रिघातीय बहुपद के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा, तो हम लोग त्रिघातीय बहुपद तक ही बात करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है त्रिघातीय बहुपद होता है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है f(x) बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां की हम लोग लिखेंगे a b c d कैसी संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं हैं, और a नॉट इक्वल टू 0। यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का यानी त्रिघातीय बहुपद का एक व्यापक रूप होता है, जहां पर कि x³ का जो कोफिशिएंट है यानी x³ का जो गुणांक है, इसको हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। b c d 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 5 है, c बराबर 6 है, और d बराबर 9 है। अगर मान लीजिए कि इसको हम हटा दिए तब भी ये त्रिघातीय बहुपद होगा, इसको भी हटा दिए तब भी ये त्रिघातीय बहुपद है, इसको भी हटा दिए तब भी ये त्रिघातीय बहुपद है, या किसी को लगा दिए तब भी ये त्रिघातीय बहुपद है, या इसको लगा दिया ऐसे करके तब भी ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, और इसी तरह से चतुर्थ घातीय बहुपद भी होता है। अब देखिए ये घातांक के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हुए, टर्म के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर अगर देखें तो अगर किसी बहुपद में एक टर्म है, एक पद है, तो वो एक पदी बहुपद होता है। जैसे देखिए ये हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, तो ये है तो द्विघातीय बहुपद, लेकिन चूंकि इसमें एक टर्म है तो ये एक पदी बहुपद होगा। मतलब अगर है द्विघातीय बहुपद लेकिन उसमें भी ये एक पदी बहुपद है, लेकिन अगर इसमें दो टर्म अगर हो जाए तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। अगर इसमें एक और 3 लगा दिए तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। यानी बहुपद का प्रकार नंबर ऑफ टर्म के आधार पर भी होता है ना, उसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, एक पद है तो
एक पदी बहुपद हुआ, दो टर्म है तो द्विपदी बहुपद हुआ, तीन टर्म है तो त्रिपदी बहुपद हुआ, है ना। तो आई थिंक आप बहुपद के इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, और हम लोग बात करते हैं। देखिए दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब पॉइंट्स हैं जिसको जाने बिना हम लोग बहुपद में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है। अब हम थोड़ा इस पे हम लोग विचार कर लें, क्योंकि अब यहीं से हमारी शुरुआत होने जा रही है। अभी तक तो हम लोग इसके इंट्रो में चल रहे थे, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बहुपद, मान लीजिए कि एक बहुपद है px बराबर x 2x माइनस 1। मान लीजिए कि एक बहुपद है, एक रेखीय बहुपद है। अगर इस बहुपद में x बराबर हम 3 रख दें, तब क्या होगा, इस बहुपद में अगर चर x के जगह पर एक वास्तविक संख्या 3 को हम रखें तो यहां पर p3 लिखना पड़ेगा और फिर इसको लिखना पड़ेगा 2 गुने 3 माइनस 1 और इसका वैल्यू निकल के आएगा 5। तो यही बहुपद का मान होता है। किसी बहुपद में जो चर है उस चर को अगर किसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए तब उस बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो उस बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हम ऐसे कहें कि अगर एक बहुपद px बराबर है मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इस बहुपद में हम x के यहाँ पर 1 रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो इसका मान क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6 यानी 1 माइनस 5 प्लस 6 यानी 7 माइनस 5 यानी 2 निकल के आया। तो किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर अगर कोई वास्तविक संख्या रखते हैं तो उस बहुपद का मान प्राप्त होता है। यानी हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि अगर px कोई बहुपद है और उस बहुपद px में अगर x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या k रख दिया जाए तो उस बहुपद का मान जो है pk हम लोग को प्राप्त होगा। यानी बहुपद में x के स्थान पर अगर 2 रख दिया, x के स्थान पर अगर k रख दिया जाए जहां k कोई वास्तविक संख्या है, तो ये जो pk होगा ये बहुपद का मान होगा एट x इक्वल टू k पे। ठीक है, तो ये बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए कि बहुपद का मान क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं, बहुपद का मान तो आप समझ गए, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक की, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए बहुपद का शून्यक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यक, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। किसी बहुपद px में अगर x के स्थान पर अगर कोई वास्तविक संख्या रखी जाए, यानी किसी बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए और तब उस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए, तब वो जो वास्तविक संख्या होगी वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि px बराबर x क्यू माइनस 1 हम लेते हैं एक बहुपद, और इस बहुपद में अगर x बराबर 1 रख के देखते हैं तो क्या होता है, देखिए तो जरा, इसमें अगर 1 रख के देखते हैं तो 1 का क्यू माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0 आ रहा है। तो इसका हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद px का मान x बराबर 1 के लिए 0 के बराबर होता है, तो ये जो 1 है इस बहुपद px का शून्यक कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि एक बहुपद है px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इस बहुपद में हम x की जगह पर 2 रख के देखते हैं तो क्या होता है, इसमें हम x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6 यानी 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 10 माइनस 10 यानी कि 0 आ रहा है। यानी इस बहुपद का मान x बराबर 2 पर 0 आ रहा है, तो 2 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर एक जनरलाइज्ड वे में बोले कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो किसी बहुपद का शून्यक होता है मतलब कि अगर कोई बहुपद px है और इस बहुपद px में x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या अगर k रखते हैं और ऐसा रखने से अगर pk बराबर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि k जो है वो शून्यक कहलाएगा बहुपद का। ठीक है, किसी बहुपद px में x के स्थान पर अगर कोई वास्तविक संख्या k रखते हैं तो उस बहुपद का मान pk अगर 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि k जो है उस बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो आई थिंक शून्यक क्या होता है आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको मैं एक और तरीका बता दूं, एक जनरलाइज तरीका कि किसी बहुपद का आप शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद की तुलना 0 से करिए, यानी उस बहुपद को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, तब क्या होगा वो उस बहुपद का संगत समीकरण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है px
एक बहुपद पी एक्स है, और इस बहुपद को अगर हम शून्य से इसका तुलना करते हैं तो ये बहुपद का जो है संगत समीकरण हो गया। ये बहुपद है और ये बहुपद का संगत समीकरण है, और इस समीकरण को हल करने पर x के जो मान प्राप्त होंगे वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को जीरो से इक्वेट करेंगे, उस बहुपद की तुलना जीरो से करेंगे, तब वो एक संगत समीकरण का रूप ले लेगा। उस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो उससे जो चर का मान निकल के आएगा वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इसमें एक बात आपको याद रखना होगा, किसी बहुपद में कितने शून्यक होंगे यह निर्भर करेगा उस बहुपद के घात पर। अगर मान लीजिए कि रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद एक घात का बहुपद होता है तो उसका शून्यक एक ही होगा। अगर द्विघात बहुपद है उसमें बहुपद का घात 2 होता है तो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर किसी बहुपद का घात 3 है यानी उसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 निकल के आएगी। यानी n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर n घात का कोई बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या n होगी, है ना। यह कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी बीजगणित का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी बहुपद के शून्यक की संख्या जो है कैसे निकाली जाती है और कितने शून्यक किसी भी बहुपद में होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बारी बारी से बात करेंगे रेखीय बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक और बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए व्यापक रूप में घात n के लिए दिए हुए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि अगर n घात का कोई बहुपद है तो अगर उस बहुपद का हम एक ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ जो है x एक्सिस को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। अब यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई बहुपद है px बराबर ax प्लस b, देखिए जहां की a और b कैसी संख्याएं हैं, तो a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है। यह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है। और इस रेखीय बहुपद का अगर शून्यक निकालेंगे तो इस px को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ax प्लस b जो है हमारा शून्य के बराबर होगा। तो यहां से ax बराबर माइनस b होगा और x का वैल्यू हमारा माइनस b बाई a निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का शून्यक हुआ। तो ये जो शून्यक होगा बहुपद का, यानी ये जो है बहुपद का जो शून्यक है इसको हम लोग कह सकते हैं कि रेखीय बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, ये जो है रेखीय बहुपद का शून्यक, रेखीय बहुपद का शून्यक जो है वो बराबर है माइनस b। क्या है हमारा b, यहाँ पर अचर पद है। जब किसी बहुपद में कोई भी चर नहीं लगा हो उसके पद में तो वो अचर पद होता है। तो माइनस अचर पद और बटा a क्या है, तो x का गुणांक है, x का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आया, रेखीय बहुपद में का जो शून्यक है और उस रेखीय बहुपद के जो गुणांक है उनके बीच एक संबंध आ गया। ठीक है, तो ये संबंध याद रखिएगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हर बहुपद का ग्राफ होता है, हर बहुपद का आप ग्राफ खींच सकते हो। ग्राफ तो आप लोग खींचते ही हैं, 9 क्लास 8 क्लास से ही आप लोग ग्राफ खींच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद का जो ग्राफ होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो थोड़ा बहुपद के ग्राफ के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद के ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो रेखीय बहुपद होता है उसका अगर ग्राफ खींचे, देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका x अक्ष और y अक्ष है, मान लीजिए ये आपका x डैश ओ x है और ये y ओ y डैश है, और यह आपका बहुपद px बराबर ax प्लस b है। ठीक है, ये बहुपद x बराबर b है जहां की a और b जो है वो रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जब आप ग्राफ खींचेगा तो ग्राफ हमेशा होगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये y बराबर px का ग्राफ खींचेगा, ये बहुपद जो px है उसको y मान लीजिएगा और y बराबर फिर ax प्लस b होगा, है ना। आप यहां से x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का एक मान निकल के चला आएगा, x बराबर कुछ भी रखिएगा तो उसके संगत y का एक मान निकलेगा, है ना। और उससे जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो जो रेखीय बहुपद है उसका ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका द्विघातीय बहुपद इस तरह से होता है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां की a b c रियल नंबर है
और नॉट ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब आप द्विघातीय बहुपद का ग्राफ खींचिएगा तो उसका ग्राफ जो है एक पैराबोला के शेप में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स डैश ओ एक्स है, ये बाई ओ बाई डैश है, और इसका जब ग्राफ खींचेगा तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, पैराबोलिक शेप में आएगा, है ना। ग्राफ इस तरह से आ सकता है, या अगर किसी द्विघातीय बहुपद का ग्राफ आप खींचिएगा तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही आए। वो ग्राफ यहाँ तो ये पैराबोलिक शेप में ऐसे आया है, और ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है। देखिए इस तरह से भी ग्राफ आ सकता है, ग्राफ जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, देख लीजिए ऐसे भी ग्राफ आ सकता है। ग्राफ जो है उसका खींचेगा तो इस तरह से भी आ सकता है ना। तो यानी कि किसी भी द्विघातीय बहुपद का जब आप ग्राफ खींचेगा तो वो एक पैराबोलिक शेप में होगा। तो इसमें हमको देखना है कि कोई भी बहुपद हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद का ग्राफ हो, या द्विघातीय बहुपद का ग्राफ हो, या त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ हो, तो हमको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये आपका ये आप स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई स्लाइड में, यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, और इसमें हम लोग को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए चित्रों में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए कि जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन के रूप में यानी रेखीय बहुपद का वो ग्राफ होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, इसके शून्यकों की संख्या शून्य है। ये देख रहे हैं ये सेकंड नंबर में कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या एक है। यहां पर देख रहे हैं इसमें ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है, यानी इस बहुपद के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। और इसमें आप देखिए कि इसमें एक्स एक्सिस को ये 4 बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर नहीं, इसमें 3 ही पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 ही पॉइंट पे काट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो किसी भी ग्राफ को आप देख करके बता सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो ग्राफ है बहुपद का वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी बहुपद में कोई ग्राफ को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं आसानी से कि उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और आप देखिए किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अभी मैंने आपको रेखीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो मैंने बताया था। तो अब हम लोग द्विघातीय बहुपद में भी देखते हैं कि शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इसमें आई थिंक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी द्विघातीय बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है। देखिए मैं आपको प्रूफ नहीं बताने वाला हूं क्योंकि क्रैश कोर्स में टाइम बहुत कम होता है, प्रूफ तो आप लोग किए ही होंगे। मैं आपको सीधे सीधे रिलेशन ही बता देता हूं, क्योंकि रिलेशन याद रखिएगा उसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां की ए बी सी कैसी संख्याएं हैं, तो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू 0। आप सभी को पता है कि ये किसी द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। और मान लीजिए कि चूंकि ये द्विघातीय बहुपद है, इसके 2 घात हैं, इस बहुपद का 2 घात है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो अगर एक शून्य को हम अल्फा से डिनोट करें और दूसरे शून्य को हम लोग बीटा से डिनोट करें, ये मानते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इसके शून्यक है, तो क्या होगा, तब एक रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है ना।
ये प्रूफ भी करना था 10th क्लास के लिए, लेकिन प्रूफ करने का अभी टाइम उतना नहीं है, तो आप लोग इसको याद रखिए सिर्फ। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, यानी हम लोग इस रिलेशन को एकदम ध्यान से देखिएगा और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगा। तो अगर fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां abc रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0 है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसको अगर शब्दों में बयां करें तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग है, और यहां माइनस b किसका गुणांक है? तो x का गुणांक है, x का गुणांक, और a क्या है? तो x² का गुणांक है। देखिए आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, बस उतने ही से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रूफ नहीं पूछता है इसका, ठीक है। और यहां पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो है वो क्या है? वो c क्या है? अचर पद है, तो यहां पर लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि आप इस रिलेशन को याद रखिएगा। वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के लाइव सेशन का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप उसमें प्रूफ भी किया हुआ है, उस प्रूफ को खुद से भी देख के समझ सकते हैं। चूंकि क्रैश कोर्स में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपली इतना ही याद रखने से काम आपका हो जाएगा। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो हमने आपको अभी एक रिलेशन बताया, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, ठीक है। अब मैं आपको त्रिघातीय बहुपद के लिए बता देता हूं, लगे हाथ, क्योंकि साथ में दोनों हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किसी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका भी प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या जो कि जिससे कि आपका काम हो जाता है, बस मैं वो वही बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं त्रिघातीय बहुपद, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात अब कर रहे हैं। अभी तक हम लोग देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखने वाले हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी बहुपद अगर px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां की a b c d रियल नंबर्स हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। और इस बहुपद में जाहिर सी बात है कि 3 घात का बहुपद है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो अगर मान लेते हैं कि इसके शून्यक को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से, ठीक है। अगर अल्फा, बीटा और गामा इसके शून्यक हैं, तो इसमें आप एकदम याद रखिएगा कि इसके रिलेशन को एकदम याद रखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस b/a होता है, यानी ये आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस b/a के बराबर होता है। और एक बात याद रखिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, ये याद रखना है। और एक याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस d/a, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ में इसका भी प्रूफ जो आपको प्रोवाइड किया गया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या कहेंगे? शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पर दो शून्यकों को एक साथ लेते हुए, दो शून्यकों के गुणनफल को एक साथ लेते हुए उनका योगफल जो है वो c/a है। तो इतना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इसको भी समझ ही गए होंगे। अब जो है इसमें एक चीज और बच गया है, जिसको मैं फाइनली बता देता हूं आप लोगों को, और वो क्या है? बहुपद का एक डिवीजन एल्गोरिथम है, बहुपदों का एक एल्गोरिथम है, भाग एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसकी बात भी मैं करता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बहुपदों का भाग एल्गोरिथम, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास क्रैश कोर्स में रियल नंबर का मैंने क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, यूक्लिड का विभाजिता प्रमेय, तो वो पूर्णांकों के लिए था,
वहां पर पूर्णांकों के लिए वो लागू होता था, लेकिन सेम कंडीशन यहां भी होगा, लेकिन ये बहुपदों पर लागू होगा। ठीक है, कैसे लागू होगा तो थोड़ा इसको समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मान लीजिए आपका एक बहुपद है, ये मान लीजिए कि भाज्य बहुपद है, भाज्य आपका है एफ एक्स, है ना, एक बहुपद है एफ एक्स जो भाज्य है, यानी जिसमें भाग पढ़ना है, और एक बहुपद है मान लीजिए भाजक है, वो आपका एक बहुपद है जी एक्स, एक यानी ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है। तो जब आप भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो भागफल आएगा, तो चूंकि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग पड़ रहा है तो भागफल भी एक बहुपद आएगा। तो यहां पर भागफल जो है एक बहुपद आ रहा है हमारा क्यू एक्स, और शेषफल जो है वो एक बहुपद आ रहा है क्या, एक बहुपद हमारा आ रहा है आर एक्स। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर कंडीशन लगा हुआ है कि एफ एक्स जो होगा, जो भाज्य होगा वो होगा भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पर आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, यहां पर यह बात ध्यान में रखना होगा कि जो भाजक का घातांक होगा, भाजक वाला जो बहुपद है उसका घातांक भाज्य वाले बहुपद के घातांक से कम होना चाहिए, यानी कि हम लोग लिखेंगे घात किसका, जी एक्स का जो होगा वो लेस देन होगा घात एफ एक्स। ठीक है, यानी हमेशा याद रखिएगा कि बड़े घात वाले बहुपद में छोटे घात वाले बहुपद से भाग पड़ेगा, यानी कि जो भाजक वाला बहुपद होगा उसका घात भाज्य वाले बहुपद के घात से कम होगा। तो एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी भाजक जो होना चाहिए वो कभी भी शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए, जी एक्स जो है हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा बात जो है जो आपको याद रखना है वो ये है कि या तो आर एक्स जीरो होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुपद से अगर दूसरे बहुपद में हम भाग दे रहे हैं और वो पूरा कट जा रहा है, तो पूरा जब कटेगा तो वहां पर जो शेषफल आएगा वो शून्य आएगा, लेकिन अगर पूरा नहीं कटेगा तो शेषफल शून्य नहीं आएगा, बल्कि उसके जगह पर भी कोई बहुपद आएगा, लेकिन जो शेषफल वाला बहुपद होगा उसका घातांक भाजक वाले बहुपद के घातांक से कम होगा। यानी हम यहां पर लिखेंगे घात आर एक्स जो होगा, घात आर एक्स जो होगा वो लेस देन होगा घात जी एक्स के। ठीक है, तो ये कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, आप इसको भी याद रखेंगे। तो मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी थ्योरीज वाले पार्ट्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब हम लोग फटाफट कुछ प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बच्चों, चूंकि आप लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं और बहुपद चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जनरली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरली आपको इससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्लाइड की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको जो बताया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, और उसी पर आधारित प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। और मैंने देखा है, प्रश्न पत्रों को ऑब्जर्व किया है, तो मैंने देखा है कि 2 अंक में इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एक दिया गया बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एक दिया गया बहुपद है। और इस बहुपद का शून्यक निकालना है, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को 0 से इक्वेट कीजिए, यानी उस बहुपद की तुलना 0 से करिएगा तो वो एक संगत समीकरण का रूप ले लेगा, और जब उस संगत समीकरण को हल करिएगा तो चर x के जो मान प्राप्त होंगे वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप क्या क्या कहते हैं, यानी हमको दिया गया बहुपद तो यही है, दिया गया बहुपद जो है हमारा यही है। ठीक है, अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो पी एक्स बराबर हम 0 करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके
इस तरह के द्विघातीय बहुपदों को रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का तरीका तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम इसको -4x + 2x में स्प्लिट करते हैं। -8 = 0, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x - 4, और यहाँ से दोनों से x - 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 2, है ना। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो बारी बारी से इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर x - 4 = 0, या यहाँ पर आइदर लिख देंगे, आइदर x - 4 या फिर x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका 4 होगा और x बराबर -2 होगा। तो देखिए किसी द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक हैं वो निकल के चले आए हैं, है ना। एक अल्फा है 4 और दूसरा बीटा है -2, ठीक है। अब देखिए एक काम तो हम लोगों ने कर लिया, इस क्वेश्चन का पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने इस बहुपद का शून्यक प्राप्त कर लिया। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग अगर करेंगे तो कितना होगा, 4 + -2 होगा, और 4 + -2 करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 + -2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये -2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ x का गुणांक -2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं x का गुणांक, और 1 क्या है, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये जो संबंध है ये मैंने लाया, तो ये बहुपद का योग के लिए लाया। और बहुपद का अगर हम कहते हैं बहुपदों का गुणनफल, अगर गुणनफल इसका करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × -2 यानी -8 आएगा। और -8 को हम लिख सकते हैं -8/1, और -8 क्या है, तो -8 हमारा अचर पद है, ये अचर पद है, और 1 क्या है, तो x² का गुणांक है। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। परीक्षा में अगर आता है आप लोगों को तो इसी तरीके से सॉल्व आप करिएगा और निश्चित रूप से आप इसमें नंबर पा सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसमें हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो शून्यक निकल के आए हैं वो दोनों शून्यक अलग अलग हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शून्यक सेम आ जाए, हो सकता है ऐसा। तो देखिए अब उसका भी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि वैसा प्रॉब्लम आएगा तो तरीका वही होगा, उसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों शून्यक सेम आ रहा है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो होगा सो होगा। चलिए हम लोग इसमें एक और प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रॉब्लम जो कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं वो है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर हमारा x ना हो करके यहाँ पर चर हमारा s है, x के जगह पर s है। तो इस बहुपद को हम लोग मान लेते हैं कि दिया गया बहुपद जो है हमारा, दिया गया बहुपद हमारा क्या है, इसको हम PS मान लेते हैं, पोलिनोमियल इन वेरिएबल s, तो इसको हम PS मान लेते हैं, है ना। और इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, PS को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से 4s² - 4s + 1 को 0 से इक्वेट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4s² - 2s + 1 = 0। यहाँ से अगर 2s को कॉमन लेंगे तो 2s - 1 होगा, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे 2s - 1 होगा, और यहाँ से 2s - 1 × 2s - 1 = 0, है ना। तो बारी बारी से अगर हम इसको शून्य के बराबर करेंगे 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0 करेंगे तो s का वैल्यू हाफ, और यहाँ से भी s का वैल्यू हाफ निकलेगा। यानी दोनों शून्यक यहाँ पर क्या आ गए, सेम आ गए। अल्फा और बीटा जो दो शून्यक होते हैं ये सेम आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी आ सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शून्यकों का योग। अब हमको शून्यक तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग को शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध जो है इसको सत्यापित करना है। तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हाफ प्लस हाफ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/2 हो जाएगा, है ना। 2/2 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर x का गुणांक है वो कितना है, s का गुणांक हमारा यहाँ पर 4 है। तो 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 4 लाने के लिए हमको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/4, और 4/4 को हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, -4/4। अब देखिए यहाँ -4 क्या है, यहाँ -4 है s का गुणांक, और 4 क्या है, तो s² का गुणांक, ठीक है। ये हमारा ये संबंध भी यहाँ पर सत्यापित हो गया। और शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अगर करते हैं हम लोग तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ × हाफ यानी 1/4,
है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 क्या है, तो 1 हमारा अचर पद है, तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद, और एस ये 4 क्या है, तो एस स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको इस तरह के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए। एक में शून्यक जो है अलग लगा रहे थे, एक में शून्यक सेम आ रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसमें मैंने इस तरह के प्रॉब्लम का कलेक्शन आप लोगों के लिए दिया है। बाकी का क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, और स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और मैं आपको अब अगले दूसरे तरह के प्रॉब्लम की ओर ले चलता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे तरह के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक अलग तरह के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम तो आप आई थिंक कर ही लीजिएगा, और आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको होमवर्क के रूप में लीजिए और उसको खुद से सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको इस चैप्टर के एक दूसरे टाइप के प्रॉब्लम की ओर आपको लेके चलता हूं, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो स्लाइड में क्या होने वाला है। तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, बदल रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको लिखना है, क्या लिखना है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, उस द्विघात बहुपद को आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर है कि मान लेते हैं कि मान लिया कि अभिष्ट द्विघात बहुपद f(x) है, जिसके लिए अब देखिए जिसके लिए क्या है, यहां पर आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपके पास। तो शून्यकों का कुछ गुणनफल है वो है आपका -1। ठीक है, और आपको f(x) तो निकालना है। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, अगर अल्फा और बीटा 2 शून्यक दिए हुए हैं किसी भी द्विघातीय बहुपद के, तो उसको लिखने का तरीका होता है f(x) बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे अब f(x) का व्यापक रूप जो है, f(x) का व्यापक रूप जो है ये क्या होगा, जब f(x) लिख सकते हैं, f(x) बराबर क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। यही तो होता है द्विघातीय बहुपद। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1/4 है जो कि -b/a के बराबर होता है, और यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ अगर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a 1/4 के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा a बराबर 4 निकल के आ गया, और b बराबर क्या आ गया, -1। -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 होगा। और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है जो कि c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर a का वैल्यू 4 निकला हुआ है, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर c/a जो आपका निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये -1/1 आ रहा है। तो हमको तो a का वैल्यू 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -4/4। तो आप देखिए यहाँ पर c बराबर है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर -c/a जो है आपका कितना आ रहा है, c/a जो है आपका c/a का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो क्वेश्चन में आपका इसका वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो a का वैल्यू ये आपका आ जाएगा -4/4। ठीक है, ये -4/4 आया, तो यहाँ पर c का वैल्यू आपका -4 हो गया, और a का वैल्यू हमारा कितना है, तो a का वैल्यू हमारा 4 है। ठीक है, तो a b और c का मान अगर रखते हैं तो समीकरण 1 अगर इसको मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से तो f(x) हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ a का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है हमारा -1, तो यहाँ -x हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारा कितना है, तो 4 है, तो 4x स्क्वायर -x प्लस 4 है ना, ये हमारा जो है निकल के चला आया। ठीक नहीं, c का वैल्यू -4 है, सॉरी, तो यहाँ -4 रखेंगे। ठीक है, c का वैल्यू -4 है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलिए ये -4, तो ये हमारा बहुपद जो है निकल के चला आया। आप चाहें तो हम ये जो तरीका इस्तेमाल किए हैं, इतना तरीका का ना इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठा के भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको इतना कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो सीधे यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है,
है ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिए और आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं ऐसे भी बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसको आसानी से एकदम कर पाएंगे। यहाँ पर के जो है, यहाँ पर के जो है वो कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर आप लिख सकते हैं के स्क्वायर, सॉरी के इंटू ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/4x, है ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो -1, ऐसे हो गया। अब यहाँ से आप 4 को अगर कॉमन कर लीजिएगा, 4 को अगर बाहर कर लीजिएगा 1/4 को, तो k/4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। और चूंकि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो जब ये 0 से इक्वेट होगा तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारा जो बहुपद है वो यही बच जाएगा, है ना। या आप परीक्षा में इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन फिर आप इसको अगर शून्य से इक्वेट करिएगा तो ये जो इधर मल्टीप्लाई में है वो शून्य से डिवाइड होकर शून्य हो जाएगा, तब तो आपका बहुपद निकल के यही चला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, आप सॉल्यूशन को देखकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है वो जो है इसी तरह का प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको भी हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने ले रखे हैं, तो आई थिंक आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। अभी मैंने विभाजन एल्गोरिथम बताया था, है ना, विभाजन एल्गोरिथम बताया था पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए यहां पर है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर px दिया हुआ है यानी भाज्य बहुपद दिया हुआ है और gx यानी भाजक बहुपद दिया हुआ है, और आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भागफल qx है उसका वैल्यू और rx का वैल्यू निकालना है। तो ये प्रॉब्लम भी वैसा ही है, ये प्रॉब्लम भी ठीक वैसा ही है। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो अधिक घात वाला बहुपद होता है वो भाज्य होता है और कम घात वाला जो बहुपद होता है वो भाजक होता है। तो कम घात वाले बहुपद में अधिक घात वाले बहुपद से भाग देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है भाज्य बहुपद, भाज्य बहुपद, तो भाज्य बहुपद जो है वो px है क्वेश्चन के अनुसार, fx भी रह सकता है कहीं कहीं पे। ये आपका है x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x और -3। और देखिए यहाँ पर भाजक बहुपद जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका है gx, और ये जो gx है वो है x² - 2। और आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है। भागफल qx बराबर भाट, और आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है जो कि rx = भाट, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं। देखिए x² - 2 है, इसमें डिवाइड कीजिए x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3 से डिवाइड कर दीजिए इसमें। अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ x का क्यू है, कितना बार में लगाया जाए भाग ताकि x का घात 3 हो जाए, तो x से यहाँ लगाते हैं। तो देखिए x² - 2 है ना, इसमें x से अगर करेंगे तो ये x³ आ जाएगा। देखिए x² में x से मल्टीप्लाई होगा x³ और यहाँ आ जाएगा -2x, इसके सामने लिखेंगे 5x के नीचे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया -3x स्क्वायर और ये प्लस 7x -3 हो गया। आप कितना से लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है माइनस में, यहाँ -3 से करते हैं तो यहाँ -3x स्क्वायर हो जाएगा और +6 होगा, तो +6 को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बच गया 7x - 9। तो देखिए ये हमारा qx निकल के आ गया। तो qx क्या निकल के आया, x - 3 है ना, ये निकल के आया और rx निकल के आया 7x - 9। और इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, है ना। और कभी कभी इस क्वेश्चन में कहेगा कि आप विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कीजिए। तो जांच आप कैसे कीजिएगा, जांच करने के लिए आप ये लिखिएगा px, आप इसका वैल्यू निकालिएगा क्या, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और ये निश्चित रूप से आपका px के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, लेकिन अगर कहता कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कीजिए तो आप भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करते, अगर वो भाज्य बहुपद के बराबर आता, आधा ही है बराबर, और वो आप करके लिख दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुपद में भाग देने पर
शेषफल शून्य के बराबर आएगा, तो शून्य के बराबर भी आ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शून्य भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब इस तरह का प्रॉब्लम जो है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस प्रॉब्लम में। यहां कहा जा रहा है कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है, तो जाहिर सी बात है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी शून्यकों की संख्या। तो 4 शून्यक में इसका 2 शून्यक दे दिया गया है, एक शून्यक है √5/3 और दूसरा शून्यक है -√5/3, और बाकी के 2 शून्यक आपको निकालने हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे का बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, क्या बहुपद दिया गया है, थोड़ा इसको देखिए। देखिए यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है जो कि चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया गया बहुपद जो है वो आपका है f(x) बराबर 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ये आपका दिया गया बहुपद है। और इसके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक इसके 2 को दिए हुए हैं। शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/3 का रूट और दूसरा 5/3 का -5/3 का रूट। ठीक है, 2 शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी 2 शून्यक हम लोग को निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि अगर f(x) कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल में अगर f(a) रखने पर अगर 0 आता है, तो इसका मतलब a जो है वो बहुपद f(x) का शून्यक है। और उस स्थिति में आप लोग 9th क्लास में गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं, तो क्या होता है, x - a जो है वो फैक्टर होता है f(x) का, होता है ना। और अगर इसी तरह से अगर f(x) में अगर x के स्थान पर -a रखने पर अगर 0 प्राप्त होता है, तो x + a उसका फैक्टर होता है f(x) का। ऐसा आप लोग 9th क्लास के गुणनखंड प्रमेय में पढ़े हैं, आप उसी का इस्तेमाल कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अगर ये 2 शून्यक हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे करेंगे कि चूंकि 5/3 का रूट एंड -5/3 का रूट बहुपद के 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x - 5/√5/3 और x + 5/3 ये f(x) के क्या होंगे, f(x) के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये कैसे लिखे हम लोग, ये हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किए हैं। अतः जब ये भी गुणनखंड है इसका और ये भी गुणनखंड है इसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका गुणनखंड होगा। लिखेंगे अतः x - 5/3 का रूट इंटू x + 5/3 का रूट, है ना, दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 5/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 3x² - 5 लिखेंगे। अतः 3x² - 5 जो है f(x) का गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ये जो 2 शून्यक थे उससे हमको इसके इस गुणनखंड का पता चल गया है। तो अगर ये गुणनखंड इसका है, तो अगर इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख लीजिए बाकी का 2 शून्यक हमको कैसे प्राप्त होगा, बाकी का 2 शून्यक निकालना है। 2 शून्यक दिया हुआ था, उससे हम ये तो पता कर लिए कि इसका जो उसका जो एक गुणनखंड है, द्विघात बहुपद के रूप में गुणनखंड वो ये है। तो बाकी 2 शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने के बाद बाकी का 2 शून्यक निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखिए अब हम लोग बाकी का 2 शून्यक कैसे निकालेंगे। अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, अब हम लोग इस बहुपद में भाग देंगे, लिखेंगे अब यहां पर हम लोग एक ये जो 3x² - 5 है, इससे मैं भाग दे रहा हूं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा हमको x² लिखेंगे तो क्या होगा 3x4 और यहां आ जाएगा -5x²। ठीक है, यहां पर माइनस देंगे, यहां प्लस देंगे, ये कैंसिल, ऊपर से 6x³ और प्लस 3x² - 10x - 5 होगा। अब कितना बार लगाएंगे, तो अब यहां से 2x बार में लगेगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 6x³ और -10x आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3x² - 5 आएगा। अब कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा 3x² - 5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखिए मैंने कहा था कि ये पूरा कट जाएगा, देखिए पूरा कट गया है, यानी हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और बाकी का 2 शून्यक हमको कैसे निकलेगा,
बाकी का दो शून्य अगर हमको निकालना है तो बाकी का दो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को अब शून्य के बराबर करेंगे। किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं कैसे, उस बहुपद को शून्य से इक्वेट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो इससे दो शून्य निकलेगा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारा बारी बारी से इक्वेट करेंगे तो -1 आएगा। अब देखिए चारों शून्य प्राप्त हो गया। एक शून्य क्या था, ये था, दूसरा शून्य क्या था, ये था, और बाकी का दो शून्य सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम भी आ सकता है। तो ये चारों शून्य हमारा इस प्रॉब्लम में निकल के आ चुका है। अगर ये बोर्ड परीक्षा में अगर देगा भी तो ये दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का क्वेश्चन होगा, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बनाना चाहिए इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करीब करीब अब इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस आज के क्रैश कोर्स को मैं फाइनल टच दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो शून्यक निकालना है, शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध है, उस पर अभी तक हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो चलिए हम उसको भी अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन ये हमारा है, स्लाइड में आप देख सकते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम ले रखे हैं, लेकिन बाकी हम आपके लिए छोड़ेंगे। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये एक त्रिघातीय बहुपद है, और बगल में 3 संख्या दिया हुआ है। हमको जांच के बतलाना है कि ये तीनों संख्याएं इसके शून्यक हैं। ये जांच के बताने के बाद हमको ये भी बताना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्यापित हो रहा है कि नहीं, इसके लिए तो वो भी हमको करके दिखाना है। तो चलिए हम फाइनली इसको भी कर ही लेते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, देखिए दिया गया बहुपद हमारा क्या है, दिया गया बहुपद। अब यहाँ पर जो बहुपद हमारे पास है f(x) बराबर वो क्या है, तो वो हमारे पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। आप देख लीजिए ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर हमको चेक करना है कि 1/2 1 और -2 इसका शून्यक है कि नहीं, तो अब अगर हम यहाँ पर f हाफ रख के देखते हैं, तो तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हाफ रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 × 1/2 प्लस 2, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 1/8 और प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। तो यहाँ पर ये 4 बार में कट गया, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2/4 आएगा, 1/2 आएगा और प्लस 2 माइनस 5/2। तो देखिए ये भी 5/2, ये भी 5/2, ठीक है, शून्यक है। यानी इस बहुपद में x के स्थान पर अगर हम हाफ रखते हैं और इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 1/2 इसका शून्यक है। ये जांच लिए हम लोग। अब 1 रख के देखते हैं, तो f1 रख के देखिए, यहीं पे कर देते हैं। तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 × 1 प्लस 2, देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, यहाँ भी 5 माइनस 5, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यानी ये भी इसका शून्यक है। ये भी हम लोग जांच लिए। अब -2 को भी रख के देखते हैं उसके लिए शून्य आता है कि नहीं, तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं रख करके, है ना। यानी 2 तो हम लोग अभी तक चेक कर चुके हैं। अब देखते हैं कि तीसरा के लिए आता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए f2 निकालते हैं, f-2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 - 2 प्लस 2। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +4 होगा, ये +10 होगा और ये 2 होगा। तो देखिए ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये -16 और +16, ये 0 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी शून्यक है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली ये चीज प्रूफ कर दिए कि इस बहुपद में x के स्थान पर हाफ रखते हैं या 1 रखते हैं या -2 रखते हैं, तो ये तीनों जो मान है वो बहुपद को शून्य के बराबर करता है, इसलिए निश्चित रूप से ये तीनों इसके शून्यक हैं। एक काम तो हम लोग कर लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं। मान लेते हैं कि एक शून्यक जो है अल्फा मान लेते हैं उसको 1/2 को, और बीटा मान लेते हैं 1 को, और गामा मान लेते हैं -2 को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। तो यहां पर देखिए इसके लिए ये a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -5 है और d बराबर 2 है। कैसे हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं इसके जनरल फॉर्म
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, यही तो जनरल फॉर्म होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो a बराबर यहाँ पर 2, b बराबर यहाँ पर 1, c बराबर यहाँ पर -5 और d बराबर 2 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो हाफ प्लस 1 माइनस 2, दो एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 4 यानी 3 माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस बी बाई ए के बराबर तो आ ही रहा है। देखिए माइनस तो लगा हुआ है, 1 की जगह पर बी और 2 की जगह पर ए लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है। एक रिलेशन तो हम लोग सत्यापित कर लिए। अब दूसरा रिलेशन देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते हैं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना होगा, हाफ इंटू 1 बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा -2 इंटू 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 आएगा, ये -2 आएगा और ये -1 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 को एलसीएम ले लेंगे, 1 -4 और -2 यानी ये आ जाएगा कितना, -5/2 और -5 हमारा c है तो ये c बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसमें रिलेशन को ले आए, हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है ये c बाई ए के बराबर आया। इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये भी सत्यापित हो गया। अब फाइनली एक लास्ट देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आता है। तो अल्फा हमारा कितना है, हाफ है इंटू 1 है इंटू -2 है तो ये आ रहा है हमारा -2/2 और -2/2 और ये हमारा d है 2 तो यहाँ -d/a यानी अल्फा बीटा गामा जो है वो -d/a के बराबर हमारा आ गया, -d/a के बराबर। तो ये तीनों रिलेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक अब तक के जो क्लासेस हुए हैं पॉलिनोमियल के, इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स को टच कर दिया है, एक भी पॉइंट अब छूटा नहीं है और सब पर आधारित जो मॉडल क्वेश्चन है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो आप जो है इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ से आप खुद से क्वेश्चन को डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इतना खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके लिए मतलब सॉल्व करना भारी बात नहीं होगा। तो आई थिंक आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और मैं इस सेशन को अभी यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। धन्यवाद।